नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब सीधा रुख करेंगे आज राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हमारे राज्यों की यूनिवर्सिटीज और लेबोरेटरीज को भी जय अनुसंधान इस मंत्र पर चलते हुए पर्यावरण रक्षा से जुड़े इनोवेशंस को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। पर्यावरण की रक्षा में हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो वनस्थान है, जंगल है, उनमें जंगलों की स्थिति का निरंतर अध्ययन बहुत जरूरी है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी से हम लगातार अपने जंगलों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बदलाव आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा एक और अहम विषय है फॉरेस्ट फायर का भी। जंगलों में आग बढ़ रही है और भारत जैसे देश के लिए अगर एक बार आग फैल गई तो हमारे पास उतने संसाधन भी कहां है कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से आग को बुझा पाएंगे। दुनिया के समृद्ध देशों को आपने देखा होगा टीवी पे, चाहे पश्चिमी अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। पिछले दिनों यहां जो फॉरेस्ट फायर हुआ, जो जंगलों में आग लगी, कितनी तबाही हुई, वन्य पशुओं की बेबसी, इवन जनजीवन को भी प्रभावित कर दिया। उसकी एशिस के कारण मीलों तक लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वाइल्ड फायर की वजह से ग्लोबल एमिशन में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है जी, नगण्य है। लेकिन फिर भी हमें अभी से जागरूक होना होगा, अभी से हमारी योजना होनी चाहिए। हर राज्य में फॉरेस्ट फायर फाइटिंग मैकेनिज्म मजबूत हो, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ये बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम सबको मालूम है आखिरकार आग लगने का कारण क्या होता है। जो सूखे पत्ते जंगलों में पड़ते हैं उनका ढेर होता है और एक आध छोटी सी गलती देखते ही देखते पूरे जंगल को आग पकड़ लेती है। लेकिन अब इस जंगलों में जो वेस्ट पड़ता है ना, पत्तियां पड़ती हैं, पानखर के अंदर जब सारा जंगल जमीन पर सब पत्तियां नजर आती है, आजकल उसका भी सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग होता है। आजकल उसमें से खाद भी बनता है, आजकल उसमें से कोयला बनाया जाता है। मशीन होते हैं, छोटे छोटे मशीन लगा करके उसमें से कोयला बनाया जा सकता है। वो कोयला और कारखानों में काम आ सकता है। मतलब हमारा जंगल भी बच सकता है और हमारी ऊर्जा भी बच सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें इसमें भी फॉरेस्ट फायर के लिए हमारी जागरूकता, वहां के लोगों को और उनकी इनकम का भी साथ, जंगल में रहते हैं, जैसे हमारा वन धन पर बड़ा बल है, उसी प्रकार से इसको भी एक धन मान करके हैंडल किया जाए तो हम जंगलों की आग को बुझा सकते हैं। हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी अब नए सिरे से ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नए पहलुओं को जोड़ने की आवश्यकता है। पुराने जमाने के जो बिडगार्ड होते हैं उतने से बात बनने वाली नहीं है। साथियों, मैं आप सभी से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की भी चर्चा करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना देश का विकास, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास सफल नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता था। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास
देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया। और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। पर्यावरण की रक्षा के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजिशों को जो वर्ल्ड बैंक तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़े बड़े जुडिशरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना अपप्रचार कर देते हैं, चीजें अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि हमें इन सारे विषयों में एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच अपना कर आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवजह पर्यावरण का नाम लेकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करे। कैसे बाधा बनती है मैं उदाहरण देता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे आप और अब खबरों का रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत बिगड़ी है। पटना के IGIMS अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तबीयत में सुधार नहीं होने पर लाया जा रहा है दिल्ली। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको दिल्ली लाया जा रहा है। IGIMS के डॉक्टर्स की टीम राज्यपाल के साथ मौजूद रहेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ मौजूद है क्योंकि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है और इसी वजह से उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। IGIMS में उनको भर्ती कराया गया था जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था और तमाम डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में लगी हुई थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। तबीयत लगातार बिगड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद अब उनको दिल्ली लाया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको दिल्ली लाया जा रहा है और उनके साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौजूद है। तबीयत में सुधार नहीं होने की वजह से उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है ताकि तबीयत में सुधार हो। और आपको ये भी बता दें कि IGIMS के डॉक्टर्स की टीम भी उनके साथ मौजूद है। रजनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। रजनी, अभी फिलहाल किस तरह की हालत उनकी बनी हुई है और एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली लाया जा रहा है, कितना वक्त उनको दिल्ली पहुंचने में लगेगा? और देखिए, बताते चलो कि कल देर शाम उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पटना के IGIMS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां रात भर तमाम डॉक्टरों की टीम लगी रही, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं होते देखकर सुबह 9 बजे के तकरीबन 9 बजे के करीब उन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से एयर एम्बुलेंस से उनके साथ साथ IGIMS के डॉक्टरों की एक टीम भी थी, उस टीम के साथ उन्हें दिल्ली ले जाया गया और उम्मीद की जा रही है कि अब तक वो दिल्ली पहुंच भी चुके होंगे। जी बिल्कुल। और दिल्ली में जो टीम है डॉक्टर्स की वो उनकी इलाज के लिए लगी होगी और उनकी तबीयत को सुधार करने की कोशिश की जाएगी। रजनी, आप ये भी बताइए, कुछ जानकारी मिल पा रही है दिल्ली के किस अस्पताल में वो जाएंगे इलाज के लिए? और देखिए, पटना के IGIMS में उन्हें भर्ती कराया गया था और जब यहाँ से डॉक्टरों की एक टीम के साथ उन्हें यहाँ से दिल्ली ले जाया गया तो दिल्ली एम्स में सारी तैयारियां करके रखी गई हैं और उन्हें वहां से तुरंत एम्स में एडमिट कराया जाएगा और उसके बाद उनका वहां पे क्या कुछ ट्रीटमेंट होता है ये थोड़ी देर में अपडेट होगी, क्योंकि उनकी स्थिति में किस तरह की सुधार है, कैसी स्थिति है उनके, ये थोड़ी देर में एम्स के डॉक्टर अपना उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करेंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि फिलहाल बिहार के गवर्नर की तबीयत अभी कैसी है। बिल्कुल रजनी, ये तो बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन जब जारी होगा उसके बाद पता चलेगा, लेकिन क्या आपको कोई जानकारी
मिल पाई है फिलहाल कि उनको आखिर हुआ क्या था, दिक्कत क्या थी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिल्ली रेफर किया जा रहा है। ऐसे में जो भी दिक्कत उनको हुई होगी काफी बड़ी होगी, इसी वजह से उनको दिल्ली रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उन्हें सीने में जलन की शिकायत थी और ऐसा ही कुछ शिकायत था, चूंकि पूरी तरह से डॉक्टरों ने यहाँ मेडिकल बुलेटिन उनका जारी नहीं किया, लेकिन जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके हार्ट के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे थे। हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से उन्हें आईजीआईएमएस में एडमिट किया गया था और यहाँ पे डॉक्टरों ने काफी कोशिश करी उनकी हालत में सुधार हो, लेकिन हालत में सुधार होता नहीं देखा। 12 घंटे तक डॉक्टरों ने तमाम कोशिशें की और जब उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुई तो ऐसे में ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाए और कल रात को एडमिट हुए थे आईजीआईएमएस में। उसके बाद यहाँ से एक डॉक्टर की टीम के साथ उन्हें दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली के एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है और अब वहां पे उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है ऐसे में तमाम उनके जो समर्थक हैं और उनके परिजन हैं उन सभी का यही है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएं और एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनकी खास निगरानी करेगी, तबीयत को लेकर उनकी जो हेल्थ चेकअप है वो भी किए जाएंगे। चलिए रजनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री के द्वारा कहा गया है टाइम पास करना छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। ये बड़ी बात कही गई है कृषि मंत्री के द्वारा। आपको बता दें कि DHO RCHO की रिपोर्ट से असंतुष्ट नजर आए हैं कृषि मंत्री, जिसके बाद उन्होंने फटकार लगाई है तमाम अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों को और उनको हिदायत भी कृषि मंत्री की तरफ से दी गई है। कृषि मंत्री ने फटकार लगाते हुए कहा है टाइम पास करना छोड़ो, काम पर ध्यान दो। रिपोर्ट DHO RCHO की आई थी जिससे असंतुष्ट नजर आए हैं कृषि मंत्री। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है फील्ड में जाकर रिपोर्ट तैयार करें। सभी अधिकारी और ऑफिस में बैठकर ना बनाएं फर्जी आंकड़े। ये बात फटकार लगाते हुए उन्होंने कही है। और जैसे कि हम आपको पहले से ही बता रहे थे कि तमाम जो मंत्री हैं धामी सरकार के, वो लगातार एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं और धामी सरकार की जो पिछले दिनों लगातार जो छवि धूमिल हुई है तमाम फर्जी बाड़े के चक्कर में, भर्ती घोटाले के चक्कर में, ऐसे में उस छवि को सुधारने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको ये बता रहे हैं कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को फटकार लगाई है और ऑफिस में बैठकर फर्जी आंकड़े न बनाएं अधिकारी, ग्राउंड जीरो पर जाएं, रिपोर्ट को तैयार करें। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं, हिदायत दी गई है और साथ ही साथ कहा है कि काम पर ध्यान दें, टाइम पास करना छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। ये कहा गया है फटकार लगाते हुए कृषि मंत्री के द्वारा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में तमाम कैबिनेट मंत्री अपने अपने कामों में अपने अपने विभागों को संभालकर अफसरों को लगातार फटकार लगाते नजर आते हैं। अब केंतुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अब देखिए, कृषि मंत्री ने बहुत ही सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा है कि टाइम पास नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अधिकारियों को ये पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं कई बार कि फील्ड में उतरें, लोगों के बीच पहुंचे, वहां पर जाके लोगों से बातचीत करें और रिपोर्ट तैयार करके दें, क्योंकि काम से असंतुष्ट कृषि मंत्री नजर आए हैं। बिल्कुल, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीधे तौर पर जितने DHO और CHO हैं उनको एक कड़ी फटकार यहाँ पर लगा रही है। जिस प्रकार से शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी फील्ड में जाते नहीं है, उन सब चीजों की एक पुष्टि यहाँ पर हुई है। जो समीक्षा रिपोर्ट यहाँ पर कृषि मंत्री के द्वारा ली गई थी, उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सीधे तौर पर किसानों की जो शिकायतें थी वो यहाँ पर सही पाई गई है। और यही वजह रही कि कृषि मंत्री ने अब सीधे DHO CHO को कड़ी फटकार लगाते हुए फील्ड में जाने के लिए कहा है और फील्ड से ही रिपोर्ट बनाने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि जो सच्चाई है वो सच्चाई उजागर हो सके। जो सरकार की योजनाएं, जनहित की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, वो योजनाएं फलीभूत हो सके, किसानों को उनका लाभ मिल सके और धरातल पर पहुंचकर अधिकारी उन सब योजनाओं का असर निरीक्षण भी कर सके, उसके निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ये कहा जा सकता है कि कृषि मंत्री लगातार अधिकारियों को यहाँ पर जो उनकी कार्यशैली है उस शैली को बदलने के निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी हिल हवाली यहाँ पर कर रहे हैं, तो यही वजह है कि अब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने रसूख का, ये कह सकते हैं कि अपने पद से पूरा फायदा यहाँ पर ले रहे हैं और अधिकारियों को सख्त हिदायतें यहाँ पर दे रहे हैं कि अगर आने वाले समय में भी उनका ये कार्यशैली बदलती नहीं है, उनका यही ढुलमुल रवैया रहता है, तो फिर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई
विभागीय स्तर पर की जा सकती है। जी अबे कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कृषि मंत्री का साफ कहना ये भी है कि एसी के कमरे में बैठकर अधिकारी अफसरशाही ना करें, जनता के बीच जाएं, जिस काम के लिए उनको लगाया गया है वो काम पर्याप्त रूप से करें और साथ ही साथ लोगों को उससे लाभ मिले, वो पद का लाभ ना उठाएं, लोगों के लिए उनका पद है, इस बात का भी ध्यान रखें वो लोग। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय राज्य में जो किसान है उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित यहाँ पर कर रही है। केंद्र सरकार के लिए ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के सारे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो यहाँ पर बदल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगुनी यहाँ पर हो सके और उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की जो योजनाएं उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच सके, किसान उन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ले सके। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी सिर्फ अपने कार्यालयों में बैठकर ही खाना पूर्ति करते हैं, एक रिपोर्ट बिना स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट बना दी जाती है, तो उसके सीधे तौर पर उसका असर ये मिलता है कि किसानों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही कार्यशैली बदलने के निर्देश यहाँ पर कृषि मंत्री की तरफ से भी दिए गए हैं। अगर डीएचओ इसी प्रकार से अपनी कार्यशैली यहाँ पर चलाते रहे, उन कार्यशैलियों में बदलाव नहीं आता, तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। विभागीय स्तर पर उनके निलंबन तक की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है। ये सख्त निर्देश कृषि मंत्री की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों की समस्याएं मिल रही थी, पूर्व में भी जो कृषि मंत्री गणेश जोशी वो किसानों से यानी राज्य के 95 ब्लॉक के किसानों से डायरेक्ट संवाद यहाँ पर वर्चुअल रूप से कर चुके हैं। ऐसे में किसानों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के प्रति सचेत रहने के अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। और अधिकारी अगर उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण नहीं करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगामी दिनों में देखने को भी मिल सकती है। जी बिल्कुल अभय, और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही जनता को जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं वो बहुत बड़ी वजह रहती है। चलिए अभय, तमाम बातचीत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बरेली जिले के मील एरिया थाना क्षेत्र के जवाहर बिहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में 7वीं कक्षा के छात्र का घर के अंदर फांसी के फंदे पर शव लटकता मिला। शव की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक राजीव सुबह स्कूल का एग्जाम देने गया था, जहां पर स्कूल में टीचर ने उसे नकल करते हुए देखकर दंडित किया, जिससे वह काफी आहत हो गया और घर आकर अकेले मौका पाकर पंखे से साड़ी के सहारे उसने फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आत्महत्या की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, घर में चीख पुकार मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से साड़ी से लटककर छात्र ने जान दी है। छात्र की मौत से मोहल्ले के लोगों में भी काफी ज्यादा दुख का माहौल बन गया है और इस दौरान स्थानीय लोग और परिजन स्कूल प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। रायबरेली का यह पूरा मामला है जहां पर 7वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। टीचर की प्रताड़ना से तंग आया छात्र और उसको इतना ज्यादा बुरा लगा इस बात का कि टीचर ने उसको दंडित किया। घर पे जब बच्चा आया तो उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज इनका एग्ज़ाम था तो फिर ये एग्ज़ाम में ये चीटिंग करने लगे तो फिर मैडम ने इनको मारा और उसके बाद फिर इनको प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए। उसके बाद फिर वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ क्या हुआ मुझे नहीं पता और उसके बाद फिर लौट के आने के बाद फिर यहाँ पे ये बता रहे थे, जो उनके साथ जाती हैं मेरी बहन, वो बता रही थी कि ये वैन में एकदम शांत थे, कुछ भी आज नहीं बोले। उसके बाद खाना भी नहीं खाया, तुरंत आके यहाँ पे ये जवाहर बिहार कॉलोनी में एक बच्चा है जो कक्षा 7 में बताया जा रहा है पढ़ता था सेंट पीटर्स स्कूल में, तो उसने आज घर में अपने सुसाइड कर लिया है। ये प्रारंभिक तौर पे बात आई है कि विद्यालय में गया था, उसके बाद आकर के उसने ये कदम उठाया है। किन कारणों से ये उसने कदम उठाया है उन सबकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा कार्रवाई के दौरान उठाया गया है। अखिलेश यादव ने धरने पर बैठे छात्रों का मुद्दा उठाया है। फीस वृद्धि के मुद्दे पर
सपा ने सदन से वॉकआउट किया है और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया था। लगातार हंगामेदार ये सत्र, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है और उसी तरह से देखने को भी स्थिति मिल रही है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन से वॉकआउट करने की खबरें आ रही हैं और आज भी सदन से समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया है। फीस वृद्धि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया है। विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया गया और छात्र जो धरने पर बैठे हैं उनके फेवर में बात की गई और इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए जानकारी पर उन्होंने असहमति जताई थी और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया था। और आज प्रयागराज में फीस वृद्धि का जो मुद्दा छात्र उठा रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से देखने को मिल रहा है। उसी मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने उठाया और उस मुद्दे को उठाने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। प्रियम पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया है और कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी ने फीस बढ़ोतरी का मुद्दा जो छात्र लगातार उठा रहे हैं प्रयागराज में, उसी को उठाया था और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। तो जिस तरीके से आसार जताए जा रहे थे कि हंगामेदार सत्र रहने वाला है, उसी तरह की तस्वीरें अब देखने को भी मिल रही हैं क्योंकि दूसरी बार ये समाजवादी पार्टी की तरफ से वॉकआउट किया गया है। बिल्कुल, देखिए वॉकआउट किया गया है। इसके साथ ही जो सपा के मुखिया हैं वो जो है विधानसभा से पैदल मार्च निकाल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार किसी भी मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब न देने का उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से सदन में, उसका कोई भी जवाब सरकार की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। सपा ने विधानसभा से सपा कार्यालय तक के लिए जो है वो पैदल मार्च ये निकाला है। उसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। उनके साथ में सभी सपा के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और साफ तौर पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसी भी सवाल का जो विपक्ष की एक भूमिका होती है सदन के अंदर, बिल्कुल प्रियम, यही कहा जा रहा है लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से और विपक्ष को इसी तरह से घेरने का प्रयास जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने आज भी सदन से वॉकआउट किया है, सपा के तमाम विधायकों ने वॉकआउट किया है। चलिए प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।